हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 हिस्ट्री HBSC न्यू सिलेबस 2022-23 के अंतर्गत चैप्टर करेंगे जिसका नाम है स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। इसके अंतर्गत जो हम चीज़ें पढ़ेंगे उनको आप देखें, मैंने यहाँ पर 13 पॉइंट्स में जो है डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद हम एक एक पॉइंट को जो है लेंगे। स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष में हम सबसे पहले लेंगे फर्स्ट पॉइंट में देश का विभाजन, कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। तो देश का जो विभाजन हो गया था, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग जो है देश बन गए थे, तो इसे कहते हैं देश का विभाजन। सेकंड है देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतों का जो है एकीकरण हुआ था, जैसे जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है देशी रियासतों का एकीकरण किया था। फिर बात आती है थर्ड पॉइंट की, संविधान का निर्माण। आपको पता है कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है देश के प्रथम चुनाव। फिफ्थ है राज्यों का पुनर्गठन। सिक्स्थ है फ्रांसीसी व पुर्तगाली क्षेत्रों की स्वतंत्रता, यानी कुछ क्षेत्र जिन पर फ्रांसीसी और पुर्तगालियों का अधिकार या कब्जा रह गया था, उनकी स्वतंत्रता। सेवेंथ है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। एट्थ है हरित क्रांति। नाइन्थ है आपातकाल का दौर, इमरजेंसी सिचुएशंस। फिर 10th पढ़ेंगे हम शाहबानो मामला। 11th करेंगे आर्थिक नियोजन और विकास। 12th भारत की वैज्ञानिक उन्नति, की इंडिया की जो साइंटिफिक जो प्रोग्रेस है वो कैसे हुई। और आखिर में हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति। और भारत की जो विदेश नीति है उसके अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो आप देखें। ए में पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल तथा भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार अथवा बर्मा। बी में पढ़ेंगे महाशक्तियों से संबंध। और सी में पढ़ेंगे भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी भारत का जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है। सी में बी में पढ़ा था हमने महाशक्तियों से संबंध, कि भारत के महाशक्तियों से संबंध कैसे रहे हैं। तो ए बी सी जो 3 पॉइंट हैं ये हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति के अंतर्गत। अब हम चलते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ, और वो पॉइंट है हमारा देश का विभाजन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? देश का विभाजन। वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नेताओं से बातचीत कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन हर हाल में होकर रहेगा। हालांकि महात्मा गांधी ने माउंटबेटन से मिलकर इस विभाजन को रोकने का काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन वे असफल रहे। लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वहां के अधिकारियों से बातचीत कर यहाँ लौटे तथा 3 जून 1947 को एक योजना प्रकाशित की जो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। इस योजना के अनुसार यह तय था कि ब्रिटिश सरकार भारत का प्रशासन ऐसी सरकार को सौंप देगी जो जनता की इच्छा से निर्मित हो। साथ ही यह भी तय हुआ
कि जो प्रांत भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते हैं उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा। ये बात भी क्लियर हुई। फिर है माउंटबेटन योजना को सबसे पहले मुस्लिम लीग ने ही स्वीकार किया। बाद में कांग्रेस ने मत विभाजन के बाद इसे स्वीकार किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि माउंटबेटन योजना के पश्चात भारत की एकता को बनाए रखने की आशा हर तरह से खत्म हो गई। यानी देश के जो दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान, तो मौलाना अबुल कलाम का कहना था कि माउंटबेटन योजना के पश्चात जो है भारत की एकता को बनाए रखने की आशा जो है वो हर तरह से ख़त्म हो गई। तो आप ये देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को जो है जब भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान जो है वो भारत से अलग हो गया था। इसी को कहते हैं देश का विभाजन। यह स्पष्ट है कि माउंटबेटन योजना देश के विभाजन के आधार पर ही लागू की गई थी और भारत दो भागों में विभाजित हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत दो अधिराज्यों में विभाजित हो गया। तो ये तो था देश का विभाजन। अब बात करते हैं देशी रियासतों का एकीकरण। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता का अंत हो जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नीति कौशल के कारण हैदराबाद, कश्मीर तथा जूनागढ़ के अतिरिक्त सभी रियासतें शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय संघ में मिल गई। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उनके नीति कौशल की वजह से जो है बहुत सारी रियासतें जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय संघ में मिल गई, सिर्फ हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर। 26 अक्टूबर को कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण हो जाने पर वहाँ के महाराजा हरि सिंह ने उसे भारतीय संघ में मिला दिया। यानी जो कश्मीर रियासत है वो भी भारतीय संघ में मिल गई। पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा से जूनागढ़ में विद्रोह हो गया, जिसके कारण प्रजा के आवेदन पर राष्ट्रहित में उसे भारत में मिला लिया गया। तो जूनागढ़ भी जो है भारत में मिल गया। वहाँ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। 1948 में सैनिक कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। इस तरह से भारत से देशी रियासतों का जो है वो अंत हुआ। तो यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सारा श्रेय जाता है कि उन्होंने जो है देशी रियासतों का एकीकरण करा। एकीकरण को हम कहते हैं यूनिफिकेशन। अब हम बात करेंगे संविधान का निर्माण। जो पॉइंट है हमारा संविधान का निर्माण। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यानी भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हो गया था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए थे। आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हमारा संविधान जो है 26 जनवरी को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तब से ही जो है हम गणतंत्र दिवस जो है मनाते आ रहे हैं, जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे
और हमारे संविधान को जो बनाने का जो मूल आधार था वो जनता की भावना थी। तो ये पढ़ा हमने संविधान के निर्माण के बारे में। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, और चौथा पॉइंट है हमारा देश में प्रथम चुनाव या देश के प्रथम चुनाव, फर्स्ट इलेक्शन ऑफ नेशन। 1951-52 में जब पहली बार आम चुनाव हुआ था तब कई बड़ी घटनाएं हुई थी। भारत में आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुए थे। यह भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इस चुनाव में लोकसभा की कुल 489 सीटें थीं। इसमें 14 राष्ट्रीय तथा 63 क्षेत्रीय व स्थानीय दलों ने चुनाव में भाग लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने इस चुनाव में भारी विजय अर्जित की। तो देश के प्रथम जो चुनाव थे वो 1951-52 में हुए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने जो है इस चुनाव में भारी विजय प्राप्त की थी। तो हमने जो है सबसे पहले पढ़ा देश का विभाजन, फिर हमारी देशी रियासतों के एकीकरण पर, तीसरा था हमारा संविधान का निर्माण और चौथा था देश के प्रथम चुनाव। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है राज्यों का पुनर्गठन। अंग्रेजों द्वारा भारत के शासन को अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न रियासतों में बांटा गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। इसलिए देश में भाषा तथा भौगोलिकता के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जरूरत थी। भारत सरकार द्वारा इसके लिए 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया। राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार द्वारा क्या किया गया था कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 2 साल तक अध्ययन किया और 2 साल तक अध्ययन के बाद 1955 में आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन करते हुए 16 नए राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1956 में पारित किया गया। आपसे पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था, तो वो 1956 में पारित किया गया था। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार द्वारा एक तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में नियुक्त किया गया। इसने 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट दी और फिर इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1956 में पारित किया गया। अब चलते हैं 6th पॉइंट की तरफ। 6th पॉइंट है फ्रांसीसी व पुर्तगाली क्षेत्रों की स्वतंत्रता। इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी कुछ क्षेत्रों पर फ्रांस व पुर्तगाल का अधिकार जो है वो बरकरार था। इसमें आते हैं क्षेत्र पांडिचेरी, माही, कालीकट, यानम, चंद्रनगर। ये जो स्थान थे इन पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। पांडिचेरी, माही, कालीकट, यानम, चंद्रनगर जैसे स्थानों पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। फ्रांसीसी सरकार ने ये सभी क्षेत्र 1954 ईस्वी में भारत को वापस कर दिए, जबकि गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली जैसे स्थानों पर पुर्तगालियों का कब्जा था। जो अभी हमने पढ़े थे पांडिचेरी, माही, कालीकट, यानम, चंद्रनगर, ये फ्रांसीसियों के कब्जों में थे, जिसे फ्रांसीसी सरकार ने 1954 में भारत को वापस किया था। और वहीं गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, इन पर पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगाली इन क्षेत्रों को वापस नहीं करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों को जो है वो भारत से खदेड़ दिया या भगा दिया। तो इस तरह से जो है भारत के जो
कुछ मतलब जो क्षेत्र थे जिन पर फ्रांसीसियों का और पुर्तगालियों का कब्जा था, उनको भी जो है भारत के अंतर्गत जो है वो शामिल कर लिया गया। तो ये हमारा हेडिंग था फ्रांसीसी व पुर्तगाली क्षेत्रों